हेलो दोस्तों, रेलवे की पाठशाला में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज हम करेंगे रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2018 में साइंस के शिफ्ट वाइज जो क्वेश्चन की अपनी सीरीज चल रही थी उसका पार्ट नंबर 121 और 122। गाइज पहली बार आपके लिए मैंने मेहनत डबल कर दी है और मैं कोशिश करूंगा हर संडे को 2 पीडीएफ यानी कि 2 शिफ्टों के क्वेश्चन मैं आपको एक साथ कराऊं गाइज आपके लिए, क्योंकि आपकी एग्जामिनेशन है वो नजदीक आ चुकी है। तो आपके बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे, बहुत सारे कॉमेंट आ रहे थे कि सर जल्दी से जो 135 शिफ्ट है इनको आप पूरा करा दीजिए। तो देखिए हर संडे को मैं 2 शिफ्ट करा दूंगा और ज्यादा नहीं बची है गाइस, ठीक है। ये 121 122 है और आपसे भी गाइस मेरा निवेदन है कि यार आपके लिए मैंने मेहनत उसको मैंने दो गुना कर दिया है। तो आप ना इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, क्योंकि आपके लिए हिंदी और इंग्लिश में टाइपिंग करता हूं, फिर इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन और साथ में आपको फ्री पीडीएफ भी दे रहा हूं। तो गाइज आपसे निवेदन है आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें पूरे यूट्यूब पर। आपको प्रीवियस ईयर शिफ्ट वाइज हिंदी और इंग्लिश में किसी ने भी नहीं करा रखी है। और मैं आपको बता दूं कि पहले जो 120 वीडियो थे उनकी पीडीएफ आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। और गाइज इस जो शिफ्ट है 121 और 122 इसकी जो आपकी पीडीएफ है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मैं आपको डाल दूंगा, वहां से आप इसको डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। आज हम करेंगे 12/12/2018 की सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में जो भी साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे उसको हिंदी और इंग्लिश में सॉल्यूशन देखेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला जो प्रश्न है वो है कि लिटमस जो आपके होते हैं वो किसके बने होते हैं। तो देखिए लिटमस पत्र होते हैं ना, इनका उपयोग जो आपके एसिड होते हैं और आपके बेस होते हैं, अम्ल और क्षार जो होते हैं, इनको पता लगाने में होते हैं। क्योंकि आपको पता होगा आपके जो अम्ल होते हैं, अम्ल जो होते हैं, एसिड जो होते हैं, आपके नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। यानी कि जब इनका विलयन जो है आपके पास इनका सॉल्यूशन है, अगर आपने अम्ल डाल रखा है किसी पात्र के अंदर, जब आप नीला यानी कि ब्लू लिटमस लेके जाएंगे तो उसका कलर आपके लाल यानी कि रेड लिटमस में चेंज हो जाता है। और जब आपके पास कोई क्या है बेस है ना, कोई आपके पास क्षार है जैसे NaOH है ना, अगर इसका विलयन आपके पास है, जब इसमें आप नीला लिटमस पत्र लेके जाओगे ब्लू, तो आपका हो जाता है रेड। ये आपको ध्यान रखना है गाइस। यानी कि अब वो आपका रेड लेके जाओगे तो आज आपका हो जाएगा ब्लू। तो आपको ध्यान रखना है जो आपके अम्ल होते हैं, एसिड होते हैं, वो क्या करते हैं नीले को लाल यानी कि ब्लू को रेड के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, और जो आपके क्षार होते हैं वो आपके लाल को नीले के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये बने किसके होते हैं? ये आपके लाइकेन के बने होते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए, और गाइज ये जो आपकी शिफ्ट है ना, इसमें गाइज कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके 11th और 12th स्टैंडर्ड के हैं, ठीक है। क्योंकि रेलवे ग्रुप डी 2018 में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे ना वो आपके सिलेबस में दे रखा है कि भाई 10th तक की एनसीईआरटी के हैं, लेकिन गाइज वहां पर जो क्वेश्चन पूछे गए थे ना वो 11th और 12th के। आप खुद देखना, अगर आप इस पूरे वीडियो को देखेंगे तो आपको पता लगेगा क्वेश्चंस किस लेवल तक आए थे, ठीक है। मतलब बच्चों से हुए नहीं थे। चलिए अगला जो प्रश्न इसको देखते हैं। इसमें है कि कार्बन का कौन सा समस्थानिक है जिसका उपयोग जो आपके रेडियोधर्मी होता है और जिसका उपयोग रेडियो कार्बन डेटिंग विधि में होता है। अब देखिए कल मैंने आपको समस्थानिक के बारे में थोड़ा सा बताया था। अब देखिए वैसे हम जो आपका कार्बन वाला चैप्टर है ना, इसके बारे में आपको डिटेल से बताएंगे। अब देखिए कार्बन के 2 समस्थानिक मैंने कल आपको बताए थे, एक C12 होता है और एक C14 होता है। समस्थानिक होते क्या है पहले तो इसके बारे में बात करते हैं। आइसोटोप जो होते हैं ना, देखिए एक ही तत्व के वो आपके अलग अलग तत्वों के ऐसे परमाणु, जैसे मान लीजिए एक C6 और आपका 14 है ना, समस्थानिक है, ठीक है। और समस्थानिक क्या होते हैं? C614 और आपके C612। एक ही तत्व के अलग अलग परमाणु जिनकी जो परमाणु संख्या है ना गाइस वो तो क्या होती है? समान होती है। जैसे आपका 6 है, लेकिन इनकी जो आपका मास नंबर है मतलब द्रव्यमान संख्या है वो आपकी अलग अलग होती है। उन्हें हम बोलते हैं समस्थानिक यानी कि आइसोटोप, ठीक है। तो यहां पर पूछा गया है कौन सा आइसोटोप है जो आपका रेडियोधर्मी होता है। रेडियोधर्मी का मतलब क्या होता है? रेडियोधर्मी का मतलब ऐसे पदार्थ जिनका नाभिक बड़ा होता है और वो अपने आप ही छोटे छोटे नाभिकों में विघटित होते रहते हैं, ऐसे पदार्थों को रेडियो एक्टिव बोलते हैं। तो आपसे पूछा गया है कार्बन का कौन सा समस्थानिक है जो रेडियोधर्मी होता है और जिसका उपयोग रेडियो कार्बन डेटिंग का मतलब होता है कि कोई भी आपके जो भी आपको कोई भी आपका पेड़ दे जाए, कोई पुरानी चीज आपको दे दी जाए और उसमें आप बता सके भाई ये कितनी पुरानी हो सकती है। जैसे मान लीजिए सिंधु घाटी सभ्यता से हमको बहुत सारी चीजें मिली, तो तभी तो हमने पता लगाया भाई सिंधु घाटी सभ्यता इतनी पुरानी हो सकती है। तो कार्बन डेटिंग विधि होती है, इससे हम जो आपके पेड़ पौधे होते हैं उनकी आयु पता लगाते हैं, कोई वस्तु कितनी पुरानी है उसका पता लगाते हैं। तो ये आपका होता है कार्बन 14 यानी कि C14, ठीक है। चलिए
अगला प्रश्न देखते हैं। और गाइज हमारी जो क्लासेस हैं आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जो आपको मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना आज, इसमें ऐसा नहीं है कि मैं आपको सिर्फ इनका आंसर बताऊंगा, मैं आपको बहुत सारी चीजें बताता हूँ, बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलती हैं। और हर वीडियो में गाइज मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। ऐसा नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन लेके आ गए और उनका आंसर टिक करके और फिर ऐसे तो आप गाइज बुक में से पढ़ लोगे। सिर्फ नॉलेज देना ही मेरा काम है, आपको नॉलेज देना और एग्जाम में अधिक से अधिक स्कोर करना, ये हमारा टारगेट है, हमारा उद्देश्य है। चलिए अगला जो प्रश्न है वो ये है कि एक आदमी 20 किलो का भार 5 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है, तो इसके द्वारा किया गया कार्य कितना है। यानी कि आपसे बोला गया है कि एक व्यक्ति है ना, कोई आपका आदमी है, ये कोई आपका आदमी है और यह 20 किलो के वजन को, ठीक है, 20 किलो के वजन को इसने उठा लिया अपने हाथ से और कितनी ऊंचाई पर उठाया, 5 मीटर। तो इसके द्वारा किया गया कार्य, तो देखिए मैंने आपको जब कार्य वाला चैप्टर पढ़ाया था, कार्य और ऊर्जा वाला, तब आपको ये बताया था कि जो कार्य होता है ना, वो कार्य ही नहीं होता, वो आपके ऊर्जा से भी उसको व्यक्त कर सकते हैं। और न्यूमेरिकल जब करेंगे तो हम ऊर्जा के आधार पर कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम कार्य के बारे में देखें तो कार्य बराबर होता है W बराबर एफ एस कोस थीटा। अब इस फॉर्मूले के लिए तो आपको देखिए फोर्स का मान चाहिए, विस्थापन का मान चाहिए, आपको कहीं नहीं दे रखा, तो आप इस फॉर्मूले से नहीं कर सकते। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऊर्जा के बारे में देखना पड़ेगा। तो कार्य की गणना हम गतिज ऊर्जा से भी कर सकते हैं, स्थितिज ऊर्जा से भी कर सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी और आपका जो काइनेटिक एनर्जी, दोनों से कर सकते हैं। लेकिन ऑप्शन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन में क्या दिया गया उसको देखेंगे। तो देखिए आपको दिया गया हाइट, तो ध्यान रखना अगर आपको हाइट दी गई हो तो हमेशा ध्यान रखना है उसकी स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगाकर आपको हल करना है। और अगर आपको वेग दिया गया है तो यहाँ पर आपको क्या करना है, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है उसका फॉर्मूला लगा के हल करना है। तो देखिए यहाँ पर हाइट दी गई है, तो ध्यान रखना है जो किया गया कार्य होता है उसकी स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है, मतलब जो W है वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी है ना उसके बराबर होगा, उसका मान होता है mgh। तो देखिए m का मान कितना है, m का मान है 20 किलो, 20 किलो का द्रव्यमान है। g गुरुत्वीय त्वरण, इसका मान आपको दिया गया है 10, ठीक है। और आपका हाइट जो है, हाइट आपको दी गई है 5 मीटर, तो मल्टीप्लाई आप करेंगे, 20 × 10 करेंगे, ये आपका जाएगा 200 और 200 × 5 करेंगे तो आंसर आएगा 1000 जूल। क्या जाएगा इस 1000 जूल है इसका राइट आंसर आ जाएगा। सो गाइस जैसा आपको पता है कि अपनी जो एग्जामिनेशन है ग्रुप डी की वो आपके अप्रैल से पॉसिबल है और एनटीपीसी की एग्जाम अभी चल रही है, CBT2 भी बाद में होगा। तो यहाँ पर गाइस जो टेस्ट सीरीज है वो अपन को लगानी चाहिए। टेस्ट सीरीज है, सप्ते में कम से कम एक टेस्ट आपको लगाना चाहिए। और आपके बहुत सारे कमेंट आते हैं कि सर कोई अच्छी सी टेस्ट सीरीज बता दीजिए। तो देखिए टेस्ट बुक है, एक बेहतरीन टेस्ट सीरीज है। इसमें गाइस आपके सारे जो क्या एग्जाम होती हैं, चाहे SSC के एग्जाम हो, चाहे बैंकिंग एग्जाम हो, चाहे रेलवे की, रेलवे में ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, जेई, यानी कि इंडिया में जो भी एग्जाम होती है, चाहे टीचिंग एग्जामिनेशन हो, चाहे बैंकिंग की एग्जामिनेशन हो, यानी कि गाइज सारी की सारी जो एग्जाम होती हैं गाइज उनमें क्या होता है, आपको अलग अलग टेस्ट सीरीज बाई नहीं करनी पड़ती हैं। यानी कि आपको मात्र एक बार ही लेना पड़ता है। यहाँ पे देखिए ग्रुप डी के टेस्ट आप देख लीजिए, एनटीपीसी CBT2 के आप देख लीजिए, रेलवे एनटीपीसी टियर 2 के, टियर 1 के यानी कि CBT1, CBT2 के, राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, SSC, सारी एग्जाम की गाइज आपको टेस्ट सीरीज यहाँ पर मिल जाती हैं। और गाइज ये जो टेस्ट सीरीज है वो आपको मात्र 269 में मिल जाती हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक दिया गया है, आपको 10% डिस्काउंट के साथ जो आपको 269 में आपको मिल जाएगी। तो इसको आप ले सकते हैं। एक साल के अंदर गाइज आप जितने भी टेस्ट दे सकते हैं, इसमें लगभग 12,000 से ज़्यादा टेस्ट हैं, आप दे सकते हैं गाइज। तो अगर आपको अभी तक आपने किसी प्रकार की टेस्ट सीरीज बाई नहीं की है तो आप टेस्ट सीरीज बाई कर सकते हैं। वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक दिया गया है। अगर आपको प्राइस 299 इशू हो रही है, लिंक पे जाने के बाद आप खेमराज कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं और जिससे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक दिया है, वहां से गाइज आप इसको बाई कर सकते हैं। चलिए गाइस देखते हैं अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न है वो ये कि विस्थापन ज्ञात करने के लिए हमें प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक क्या बनाना होगा। अब देखिए पहले तो मैं आपको ये बता दूं भाई विस्थापन होता क्या है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। तो मान लीजिए हम कोई भी यात्रा कर रहे हैं, है ना, तो होता क्या है कि प्रारंभिक बिंदु यानी कि जहां से हमने यात्रा शुरू की है और जहां तक हमारी यात्रा है वहां के जो अंतिम पॉइंट है उसके बीच जो मिनिमम दूरी होती है ना, उसे हम बोलते हैं विस्थापन। मान लीजिए हमने ऐसे गति करी और प्रारंभिक बिंदु ये है, अंतिम बिंदु ये है, तो इनके भी जो सीधी रेखा जो है ना, इसे हम क्या बोलेंगे, इसकी विस्थापन बोलेंगे। मान लीजिए हम किसी सर्कल में मान लीजिए ऐसे गति कर रहे हैं और मान लीजिए हम यहां से शुरू हुए थे ए बिंदु से और यहां हम रुक गए बी, तो इसका जो विस्थापन होगा ना, ये ऊपर वाला हिस्सा ऐसे नहीं होगा, ये ए और बी से डायरेक्ट जो लाइन होती है ना, सीधी रेखा, यानी कि जो विस्थापन होता है ना वो क्या होता है, जो आपकी प्रारंभिक स्थिति होती है और अंतिम स्थिति होती है उनके बीच मिनिमम दूरी। और मिनिमम दूरी कैसे निकलती है, एक सीधी रेखा से, ध्यान रखना है। तो यहां
यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 3 है इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा कि विस्थापन ज्ञात करने के लिए हमें प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक क्या बनाना पड़ेगा, एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। अगला जो प्रश्न है वो है कि आयनीकरण ऊर्जा क्या है। देखिए पहले बात आयनीकरण ऊर्जा की इकाई पूछी है, पहले बात करते हैं कि आयनीकरण ऊर्जा होती क्या है। तो देखिए आयनीकरण ऊर्जा होती क्या है, कोई भी आपके कोई परमाणु जो होता है उसकी गैसीय अवस्था से, है ना, जो भी आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो आपको ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं या जोड़े जाते हैं वो आपके गैसीय अवस्था से निकाले जाते हैं और गैसीय अवस्था में ही जोड़े जाते हैं। तो जब कोई परमाणु होता है उसके अंतिम कोश में, जब कोई एलिमेंट जो आपका कोई परमाणु है, कोई एटम है, उसके अंतिम कोश से इलेक्ट्रॉन जब निकाले जाते हैं ना गाइज, यानी कि इलेक्ट्रॉन त्याग किए जाते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन बाहरी जो आपका कोश है उसमें क्या किया जाता है, आपके जो इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, आयनीकरण ऊर्जा। ये आपको ध्यान रखनी है। आयनीकरण का मतलब क्या है, अंतिम कोश से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, यानी कि वहां से हमको इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए सोडियम है, सोडियम का के पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं 11 होते हैं, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 2, 8, 1 होता है। अब अगर इसका जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है हम चाहते हैं कि भाई ये इलेक्ट्रॉन त्याग दे, है ना, तो यहां पर क्या करना पड़ेगा, हमें इससे इसी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, है ना, यहां से छीनने के लिए इसे ऊर्जा देनी पड़ेगी। और जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम क्या बोलते हैं, आयनीकरण ऊर्जा। और इसका जो मात्रक होता है वो आपका होता है किलो जूल प्रति मोल। क्या होता है, किलो जूल प्रति मोल, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वो है कि एक समूह में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है। देखिए कल ही मैंने आपको जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है और संयोजी इलेक्ट्रॉन वाला जो आपका चैप्टर है उसके मैंने आपको करवाया। देखिए आपको ये पूछा कि एक ही ग्रुप जो होता है, मैंने आपको ये बताया था भाई, एक जो ग्रुप होता है कोई सा भी, उसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, यानी कि वैलेंसी जो होती है आपकी समान होती है। अधिक जानकारी के लिए मैं आपको जो पीरियोडिक टेबल है वो यहाँ पर दिखाता हूँ और फिर आपके सामने इस क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। सो गाइज ये है अपनी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी। अब देखिए इसमें क्या है कि 18 तो क्या है, 18 तो वर्ग है। जैसे ये पहला वाला वर्ग है, ये दूसरा है, ये तीसरा, चौथा, 5, 6, 7, 8, ये 12 तक है। ये आपके हैं 13, 14, 15, 16, 18 तक। इसमें क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी जो है इसमें क्या है, 18 तो क्या है ग्रुप है, 18 तो क्या है आपके वर्ग है, और आपके 7 आवर्त है जो आपके लेफ्ट से राइट होते हैं। आपका जो पहला वाला है उसमें हाइड्रोजन हीलियम आते हैं, ये दूसरा है, ये तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, इस प्रकार से होते हैं। अब इनमें जो विशेषता होती है ना वो ये होती है कि मान लीजिए ये आपका पहला ग्रुप है ना, इसका मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ। मान लीजिए ये अपना पहला ग्रुप है जिसमें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम आते हैं। तो इनकी विशेषता क्या है, इनके अंतिम कोश में एक ही इलेक्ट्रॉन है सारे के सारे में, इसलिए इनमें क्या होगा, जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है मतलब इनकी संयोजकता है आपके समान होती है। तो एक ग्रुप कोई सब ले लीजिए, मैंने आपको कल ही बताया था, है ना, तो इनमें क्या होते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं। इसी प्रकार से अगर हम इसकी बात करें तो इसमें जो आपका है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और आपका रेडियम, इनमें 2-2 इलेक्ट्रॉन है अंतिम कोश में। अगर इसकी बात करें इस ग्रुप की, जिसमें बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम है, इन सब में 3-3 इलेक्ट्रॉन है अंतिम कक्षा में। इसमें 4 है अंतिम कक्षा में, इसमें 5 है, इसमें 6, इसमें 7 है, और इनका अष्टक पूरा भरा हुआ है, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन है। यानी कि जो आपका एक ही जो आपके ग्रुप के एलिमेंट होते हैं उनमें क्या होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी होती है गाइस, समान रहती है, यानी कि सेम रहती है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न है वो है कि आधुनिक आवर्त सारणी में एक तत्व का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या है, 2, 8, 1 है। तो बताइए इसे कहाँ रखा जाएगा। तो देखिए दोस्तों इसको कहाँ रखेंगे, मैंने अभी आपको बताया था भाई, जिसके अंतिम में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। मैंने कल भी आपको ये बात बताई थी, कल आपको जो वीडियो डाला था इलेक्ट्रॉन विन्यास में, और आज भी आपको एक बात नोट करा रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिएगा कि जिस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब लिखें, अगर उसके लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन आए तो ध्यान रखना उसका जो ग्रुप नंबर है वो आपका होता है 1। अगर लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन आए, ग्रुप नंबर है 2। अगर लास्ट में इलेक्ट्रॉन आए 13 तो ध्यान रखना है वो आपके, अगर लास्ट में इलेक्ट्रॉन कितने हो, 3 बचे तो ध्यान रखना है उसका जो आपका ग्रुप नंबर है वो आपका है 13। अगर यहाँ पर 4 बचे तो इसका मतलब क्या है, वो आपका है 14, ठीक है। अगर लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन बचे तो ध्यान रखना है उसका जो आपका जो ग्रुप नंबर है आपका है 15। अगर 6 इलेक्ट्रॉन बचे तो वहाँ पर क्या है, इसका जो ग्रुप नंबर है वो 16 है। और अगर 7 इलेक्ट्रॉन बचे तो यहाँ पर जो ग्रुप नंबर है 17 है। और अगर 8 इलेक्ट्रॉन लास्ट में बचे तो ग्रुप नंबर 18 है। ये आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए यहां पर क्या क्वेश्चन क्या पूछा गया है भाई, लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन है तो ध्यान रखना है इसका ग्रुप क्या होगा, ग्रुप नंबर 1, यानी कि आपका जो ग्रुप नंबर 1 है, यानी कि आपका ये नहीं नीचे वाला, यानी कि ग्रुप 1 का आपका ये एलिमेंट होगा आधुनिक आवर्त सारणी में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न।
कई रोग से। अगला जो प्रश्न है वो है कि फ्लोएम किससे मिलकर नहीं बनता है। अब देखिए आपके जाइलम और जो फ्लोएम होते हैं ना, इनमें चार चार क्या होते हैं, इनके पार्ट होते हैं। जैसे फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम, पहले तो बात करते हैं कि फ्लोएम का काम क्या है। तो फ्लोएम जो होता है ना, जो आपके पेड़ पौधे जो होते हैं, पेड़ पौधों में जो आपके भोजन जो होता है ना, उसके परिवहन के लिए, उसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए जिम्मेदार होता है फ्लोएम। और एक होता है जाइलम। तो जाइलम जो होता है वो आपके होता है पेड़ पौधों में वाटर का आपका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसको आपको क्या करता है, उसका काम ये करता है। अब आपसे पूछा है कि भाई फ्लोएम है आपके किससे मिलकर नहीं बनता, तो आपको बता दूं फ्लोएम होता है उसके चार भाग होते हैं। एक तो होता है चालन नलिकाएं जिनको बोलते हैं सीव ट्यूब्स, एक आपका होता है सहकोशिका या साथी कोशिका भी इनको बोलते हैं, या आपको ध्यान रखना है साथी कोशिका या सहकोशिका इनको बोलते हैं। तीसरा जो भाग होता है वो आपका तो होता है फ्लोएम तंतु यानी कि फ्लोएम फाइबर या फ्लोएम फिगामेंट है। और एक चौथा जो होता है आपका होता है फ्लोएम पैरेन्काइमा। क्या होता है? फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये आपको ध्यान रखना है, पैरेन्काइमा। ये आपके चार भाग होते हैं। तो कौन सा नहीं होता? आपका ऑप्शन नंबर सेकंड है, वो नहीं होता, इसमें फ्लोएम वाहिका नहीं होती है। चलिए अगला जो प्रश्न है वो ये है कि अंडप के नीचे हिस्से में फूले हुए आपके अंडप के नीचे हिस्से में फूले हुए भाग को क्या कहते हैं। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ना वो आपका है जो फ्लावर जो होता है ना, फूल जो होता है उसकी संरचना से। तो मैं आपको दिखाता हूं फूल की संरचना, तभी आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा कि यहां पर क्या पूछना चाहता है। तो मैं आपको दिखाता हूं फूल की संरचना। तो देखिए दोस्तों ये आपके फूल की संरचना है। अब इसमें देखिए जो आपका कार्पल जो होता है ना, यानी कि आपका जो अंडप जो होता है, अंडप है ना, तो इसके तीन भाग होते हैं। कौन कौन से? एक होता है आपका स्टिग्मा जिसको वर्तिकाग्र बोलते हैं, एक स्टाइल होता है और एक आपका होता है ओवेरी, है ना। ये तीन भाग होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि इन तीन भागों में से क्या पूछा गया, नीचे वाला हिस्सा, तो आपका क्या हो जाएगा, इसका जो ओवेरी वाला जो हिस्सा है, अंडाशय वाला हिस्सा, वो इसका निचले वाला भाग होता है। और प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है, प्रश्न हम देखते हैं। तो देखिए प्रश्न में आपसे ये पूछा कि अंडप के नीचे जो हिस्सा है, अंडप का निचला हिस्सा जो फूला हुआ होता है, तो ध्यान रखना है जो फूला हुआ हिस्सा वो होता है ना, जो फूलता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं अंडाशय यानी कि ओवरी। ऑप्शन नंबर सेकंड है इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वो आपके तरंग यानी कि वेव से संबंधित है, और मैंने आपको वेव यानी कि तरंग ऑलरेडी कंप्लीट करा दी है। इसका क्वेश्चन आप इस क्वेश्चन का आंसर आप इजीली दे दोगे। देखिए आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो आपके ध्वनि तरंग और प्रकाश तरंग के बारे में सत्य है। तो देखिए मैंने आपको बताया था ध्वनि तरंग क्या होती है। ध्वनि तरंग आपके क्या होती हैं, ऐसी तरंगें होती हैं जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, यानी कि आपके यांत्रिक तरंग होती हैं। जबकि आपका जो प्रकाश तरंग होता है, प्रकाश को आपको क्या होता है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यह आपका विद्युत चुंबकीय तरंग यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। तो यहां पर देखिए यहां पर क्या पूछा गया है, दोनों ही अनुप्रस्थ होती हैं, दोनों ही अनुदैर्घ्य होती हैं। प्रकाश अनुदैर्घ्य होती है, ध्वनि अनुप्रस्थ। अब देखिए अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य के बारे में मैंने आपको बता दिया था। भाई अनुप्रस्थ क्या होती हैं, अनुप्रस्थ क्या होती हैं, ऐसी तरंगें जिनमें जो कण के संचरण की दिशा है वो क्या हो, लंबवत हो, ऐसे ऊपर नीचे, ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, अनुदैर्घ्य। ठीक है, तो आपको बताया था ध्वनि जो होती है वो आपका अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण होती है, जबकि जो प्रकाश होता है, प्रकाश जो होता है आपका अनुप्रस्थ होता है। अनुप्रस्थ का मतलब जो आपके कण के संचरण की दिशा है वो उसके माध्यम के कणों की संचरण की दिशा क्या होती है, समांतर होती है, इस प्रकार से। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो 4 है इसका राइट आंसर आ जाएगा। भाई ध्वनि जो है आपका अनुदैर्घ्य तरंग है, जबकि जो प्रकाश है वो क्या है, अनुप्रस्थ तरंग। और आपने ट्रिक भी बताई थी भाई, देखिए ध से धैर्य, ध्वनि से द से ध्वनि, द से धैर्य, और अनुप्रस्थ प्र से प्रस्थ, और आपका देखिए प्र से प्रकाश। ये भी आपको ध्यान रखना है, इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वो ये है कि निम्न आकृति में एक स्प्रिंग के अंदर संपीड़न तथा विरलन को दिखाया गया है, इसमें डार्क बैंड को क्या कहा जाएगा। यहाँ पर एक फोटो है गाइज, उसको मैं यहाँ पर डालता हूँ जो प्रश्न में पूछी गई थी, और फिर इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। ओके गाइज, तो यहां पर देखिए ये आपको इमेज दी गई थी और यहां से पूछा गया है कि निम्न आकृति में एक जो स्प्रिंग है उसके अंदर संपीड़न और विरलन को दिखाया गया है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं, मैं आपको ऑलरेडी जो आपका जो ध्वनि वाला चैप्टर कराया था उसमें आपको बताया था भाई संपीड़न क्या होता है और विरलन क्या होता है। देखिए संपीड़न का मतलब होता है कि जब आपके ये जो तरंगे होती है पास पास होती है, इसे बोलते हैं आपका क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आपका संपीड़न। और विरलन क्या होती है, ये वाली स्थिति जब आपके क्या होती है, दूर दूर होती है। तो ध्यान रखना है यहाँ
यहाँ पर जो आपका दूर दूर होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं विरलन, है ना। यानी कि आपका इसको आपके बोलते हैं इंग्लिश में, इसको आपका बोलते हैं आपका स्प्रिंग में क्या होता है, विरलन जो होते हैं दूर दूर होते हैं वो आपके क्या होते हैं, वो आपके विरलन होते हैं, जबकि पास पास जो होते हैं गाइस उनको बोलते हैं संपीड़न। तो आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर जो डार्क बैंड है वो किस चीज को प्रदर्शित करता है। तो देखिए यहाँ पर जो डार्क बैंड है ना उसमें क्या है, आपके तरंगे पास पास हैं, और जो पास पास होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, संपीड़न बोलते हैं, यानी कि कंप्रेशन बोलते हैं। जबकि विरलन होता है उसे बोलते हैं रेयरफिकेशन। ठीक है, ये वाली जो स्थिति, ये वाली आपकी रेयरफिकेशन की है, जबकि ये वाली जो स्थिति है, ये वाली स्थिति की बात करें डार्क बैंड की, ये वाली कैसी है, संपीड़न यानी कि कॉम्प्रिहेंशन की है। चलिए अगले देखते हैं, अगला प्रश्न है जो है वो ये है कि शुक्र वाहिका मूत्राशय से आने वाली नलिका के साथ जुड़कर एक मार्ग का निर्माण करती है, उसे क्या कहते हैं। गाइज ये जो प्रश्न है वो आपका नर जनन तंत्र का है। नर जनन तंत्र में क्या होता है, जब आपका जो आपका जो शुक्राणु बनते हैं उनको जब बाहर आते हैं शुक्राणु शुक्राशय से, देखिए मैं वापिस से आपको जो आपका मानव नर जनतंत्र है उसका यहां पर चित्र दिखाऊंगा और फिर आपको ये जो क्वेश्चन है यहां पर क्लियर हो जाएगा। है नर जनतंत्र। अब देखिए इसमें होता क्या है, मान लीजिए ये आपका जो है वो आपका है मूत्राशय, तो यहां से देखिए यहां से एक आपकी नलिका आ रही है, देखिए ये वाली नलिका जो है वो आपके मूत्राशय की है ना। तो ये जो है वो आपके बाहर निकल रही है ना। तो ये देखिए यहां से मूत्र जो आ रहा है ऊपर से, वहां पर क्या होगा, मूत्राशय में इकट्ठा होने के बाद ये यहां से निकलेगा बाहर, देखिए ये निकल रहा है ना। तो ये कहां जा रहा है, मूत्र मार्ग के अंदर। लेकिन हमारे शरीर में जो शुक्राणु होते हैं वो कहां बनते हैं, वो शुक्राशय बनते हैं। शुक्राशय कहां पे, यहां पे। तो यहां से भी जो आपके शुक्राणु बनते हैं, थोड़ा सा और जूम कर देता हूं, तो यहां से शुक्राणु बनते हैं वो भी गाइस यही मिल जाते हैं। ठीक है, देखिए शुक्राणु कहां से बनते हैं, यहां से वृषण के अंदर से, यहां वृषण के अंदर यानी टेस्टिस के अंदर बनेंगे, और यहां से देखिए इस नलिका की सहायता से ये जा रहा है इधर, और ये आपके जो आपका ये है आपका जिसको बोलते हैं शुक्राशय, यहाँ पर जाकर क्या होते हैं, स्टोर होते हैं, और आवश्यकता होने पर ये देखिए यहाँ से इस जो आपका जो मूत्र मार्ग वाला रास्ता है इसी से में इससे क्या होते हैं, इसमें मिल जाते हैं। इसका मतलब क्या है, जो आपके ह्यूमन जो होते हैं यानी कि जो नर होते हैं उनमें मूत्र मार्ग के और आपका जो शुक्राणु मार्ग है दोनों एक ही है, ये आपको ध्यान रखना। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि शुक्र वाहिका से जो आपके पदार्थ निकलता है यानी कि शुक्राणु, और मूत्राशय से आने वाला जो पदार्थ है दोनों मिलकर एक मार्ग बनाते हैं, उस मार्ग का क्या नाम है, तो उसे बोलते हैं आपका मूत्र मार्ग यानी कि यूरेथ्रा। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न है वो है कि निम्न में से सही का मिलान कीजिए। तो देखिए डाल्टन है एक आपका 10 की पावर -10, ये आपको मीटर लिखना था यहाँ पे, है ना। यहाँ पर मैं मीटर लिख देता हूँ, 10 की पावर -10 मीटर है, ये यहाँ पर होना चाहिए था। ठीक है, 10 की पावर -10 ही मैंने लिख दिया, यहाँ पर मीटर और आएगा। ठीक है, यहाँ पर 10 की पावर -10 मीटर। ओके ओके, तो यहां पर देखिए 10 की पावर -10 मीटर है, इधर है कैलियम लिखा गया है, और इधर लिखे गए हैं हाइड्रोजन का परमाणु, यहां पर है पोटेशियम का लैटिन नाम, और यहां पर है तत्वों के लिए सर्वप्रथम चिन्ह का प्रयोग करने वाला आदमी। ठीक है, तो देखिए यहां पर डाल्टन जो है ना, डाल्टन वह वैज्ञानिक है जिसने सबसे पहले तत्वों का प्रतीक दिया था। देखिए प्रतीक क्या होते हैं, मान लीजिए हाइड्रोजन जो होता है, अब हाइड्रोजन लिखेंगे इतना बड़ा तो हम शॉर्ट में क्या करते हैं, एच लिख देते हैं। हीलियम जो होता है, हीलियम लिखेंगे इतना बड़ा, हीलियम, तो हीलियम को एच से प्रदर्शित करते हैं। ये इनके कहलाते हैं रासायनिक प्रतीक यानी कि आपका केमिकल सिंबल। तो ये आपके सबसे पहले डाल्टन ने दिए थे। अगली जो क्लास होगी उनमें हम यही पढ़ेंगे, लैटिन आपके जो चिन्ह है ना, और आपके जो आपके कार्बनिक सिंबल जो दिए गए हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले डाल्टन ने आपके जो आपके सिंबल थे आपके दिए थे, पहला तो ये मिल गया। दूसरा 10 की पावर -10 क्या होता है, जो हाइड्रोजन होता है ना उसके परमाणु का जो आकार होता है ना, उसकी साइज होती है 10 की पावर -10 मीटर। और कैलियम जो होता है ना, कैलियम, ठीक है, ये कैलियम की स्पेलिंग गलत है गाइस। ठीक है, यहाँ पर कैलियम की जो स्पेलिंग है वो KA आएगा। ठीक है, KA आएगा। ठीक है, कैलियम। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये क्या है, इसका लैटिन नाम है। आपने देखा होगा जो पोटेशियम होता है ना, पोटेशियम, उसको गाइस हम ऐसे लिखते हैं, पोटेशियम को K से प्रदर्शित करते हैं। जबकि आपने सोचा भाई K से तो कोई पोटेशियम बनता नहीं है, तो होता क्या है, जो कई आपके तत्व हैं जिनके जो प्रतीक है ना वो लैटिन भाषा से लिए गए हैं। जैसे सोडियम है, सोडियम जो होता है उसको Na से लिखते हैं, तो Na क्या होता है, नेट्रियम। तो नेट्रियम क्या होता है, नेट्रियम एक लैटिन भाषा में सोडियम का नाम होता है। ऐसे आपका कैलियम है, कैलियम किसका होता है, कैलियम जो होता है आपका पोटेशियम का होता है।
तो इसलिए पोटेशियम से ये मिल जाएगा, है ना, इससे ये मिल जाएगा, इससे ये मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं, है ना। देखिए मतलब क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन 2018 में कैसे कैसे पूछे गए थे, क्वेश्चन पूछने का तरीका देख लीजिए। मतलब क्वेश्चन इनडायरेक्टली गाइस आपसे पूछे गए थे। देखिए आपको बोला गया है कि नीचे आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं और इन स्टेटमेंट के आधार पर आपको विकल्प का चयन करना है। देखिए पहला आपको ये बोला गया है किसी कण का रेखीय संवेग क्या है, शून्य है, यानी कि आपका लीनियर मोमेंटम है वो आपका शून्य है। दूसरा कि कण की जो गतिज ऊर्जा है वो आपकी शून्य है। अब देखिए यहां पर पहले तो हम ये बताते हैं कि आपको कि रेखीय संवेग होता क्या है। देखिए रेखीय संवेग क्या होता है, P बराबर mv, यानी कि मास इंटू वेलोसिटी, यानी कि द्रव्यमान इंटू वेग का जो गुणनफल होता है वो आपका रेखीय संवेग होता है। ठीक है, रैखिक संवेग। अब देखिए इसका मान शून्य है, अगर इसका मान शून्य है या कि P बराबर 0 है तो P बराबर 0 कब होगा, या तो भाई m बराबर 0 होना चाहिए, है ना, या फिर v बराबर 0 होना चाहिए। यही तो मतलब है, या तो m बराबर 0 हो या फिर v बराबर 0 हो। अगर हम दूसरे स्टेटमेंट को पढ़ें तो गतिज ऊर्जा शून्य है। ध्यान रखना है किसी भी वस्तु की गतिज ऊर्जा तब ही शून्य हो सकती है जब उसका वेग क्या हो, 0 हो। यह आपको ध्यान रखना है। अब देखिए वेग 0 का मतलब क्या है, अब देखिए वेग 0 का मतलब उसके गतिज ऊर्जा शून्य है। अब आपको जो स्टेटमेंट दिए गए ना उनको आप एक बार पढ़िए। देखिए स्टेटमेंट ये है ए से बी का अर्थ निकलता है जबकि बी से ए का अर्थ नहीं निकलता। अब देखिए आपको जो स्टेटमेंट है ना वो मैं आपको ये बता दूं भाई, स्टेटमेंट तो आपको दे रखे हैं वो ये कहना चाहते हैं कि भाई ए की मदद से हम बी को बता सकते हैं या बी की मदद से ए को बता सकते हैं, ये आपको बताना है। तो देखिए मैं आपको ज़्यादा उलझन में नहीं पटकते हुए सीधा आंसर बताता हूँ कि देखिए रेखीय संवेग P बराबर mv जो होता है अगर वो 0 है इसका मतलब है m बराबर 0 या v बराबर 0, और गतिज ऊर्जा अगर 0 है तो v बराबर 0। इसका मतलब क्या है, अगर पहला जो है पहला स्टेटमेंट दिया गया है उससे हम डायरेक्ट ये नहीं कह सकते दूसरा इसको फॉलो करेगा, क्योंकि देखिए m भी 0 हो सकता है, v भी 0 हो सकता है। लेकिन अगर आपको गतिज ऊर्जा शून्य दे रखी है ना, गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी अगर आपको शून्य दे रखी है इसका मतलब क्या है v बराबर 0 है, और अगर v बराबर 0 है तो डेफिनेटली उसका रेखीय संवेग भी क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि p बराबर mv है और अगर v का मान 0 है तो सीधी बात है p भी 0 होगा। इसका मतलब क्या है, अगर पहले दूसरे को, पहला तो दूसरे को फॉलो करता नहीं है लेकिन जो दूसरा है वो आपका पहले को फॉलो करता है। ठीक है, देखिए तो यहां पर जो आपका आंसर आ जाएगा वो ये आ जाएगा कि ए से बी का अर्थ तो नहीं निकलता लेकिन बी से ए का अर्थ निकलता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला जो प्रश्न है वो है कि कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो देखिए कवक जो होते हैं ना आपके जो फंगस होते हैं इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो आपके काइटिन की बनी होती है, ये आपको ध्यान रखने हैं। जबकि बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं उनमें सेल्यूलोज है, लिग्निन है ना, और आपके हेमियोसेल्यूलोज है, इनकी क्या होती है आपके कोशिका भित्ति बनी होती है। एक आपको ध्यान रखना है क्यूटीन क्या होता है। देखिए क्यूटीन क्या होते हैं, आपके जो मरुस्थलीय पेड़ पौधे होते हैं वहां पर देखिए मरुस्थल जो डिजर्ट एरिया होता है वहां पर पानी की कमी तो पहली कमी होती है, वाटर की पहली कमी होती है, तो वहां पर पेड़ पौधे क्या होते हैं अपने शरीर के बाहर की ओर मोटी मोटी परत बना लेते हैं, जिससे क्या हो, जिससे आपका जो पानी है उसका वाष्पीकरण कम से कम हो सके, और वो जो परत होती है वो आपके क्यूटीन की होती है। ये आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मरुस्थलीय पेड़ पौधे होते हैं उसकी बाहरी सतह पर एक मोटी आपकी परत पाई जाती है मोम जैसी, उसे क्या कहते हैं उसे बोलते हैं आपका काइटिन। इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा काइटिन, लेकिन वो क्या होती है आपके जो डिजर्ट एरिया में होती है वो आपके होती है क्यूटिन। ये आपको ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वो ये कि किस प्रकार की प्रोटीन संकुचित तथा शिथिलित होती है। संकुचित का मतलब क्या है, संकुचित का मतलब कि फैलना, ठीक है, और शिथिल का मतलब आपका वापिस से नॉर्मल अवस्था में, मतलब जैसे हम श्वास लेते हैं ना, श्वास में संकुचित होना, शिथिल होना, हमारे जो फेफड़े होते हैं एक बार फैल जाते हैं एक बार वापस शिथिल हो जाते हैं, तो ये जो अवस्था होती है ना इसे बोलते हैं संकुचनशील। यानी कि जो आपकी प्रोटीन है जो आपका कॉन्ट्रैक्टिव होगी तभी वो फैलेगी और तभी रिलैक्स अवस्था में आएगी। तो ऑप्शन नंबर 1 है इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो ये है कि किसी v वेग से चलने वाले m द्रव्यमान का एक कण एक दूसरे m द्रव्यमान के कण से सामने से टकराता है, तो टकराने के बाद पहले वाले कण का वेग क्या होगा। देखिए यहां पर ऐसे बोल रहा है भाई एक जो कण था, ठीक है, उसका वेग v है और उसका द्रव्यमान क्या है m है।
ये इधर जा रहा था और इधर से एक दूसरे भाई साहब आ रहे हैं, ठीक है, जिसका जो द्रव्यमान है वो आपका स्मॉल एम ही है, और बिल्कुल सामने से टक्कर करी। कहाँ से करी? सामने से टक्कर करी। तो ध्यान रखना, अगर सामने से टक्कर होती है ना, तो यहाँ पर जो पहला इसका जो वेग है यहाँ पर क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, क्योंकि इनका द्रव्यमान क्या है? समान है। यह आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर जो टक्कर के बाद इसका जो वेग होगा ना, इसका पहले कण का, वो क्या हो जाएगा? जीरो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा कि जीरो क्या हो जाएगा? पहले वाले कण का टकराने के बाद जो वेलोसिटी होगा वे क्या होगा? जीरो होगा। चलिए अगला जो प्रश्न देखिए गाइस, ये जो प्रश्न है आपका टॉप लेवल का प्रश्न है, यानी कि आप आउट ऑफ सिलेबस भी बोल सकते हो बोलने को, तो क्योंकि ये आपके एनसीईआरटी 10th तक का है ही नहीं, ये आपके 12th साइंस में आता है। देखिए ये आपका 12th साइंस का क्वेश्चन है गाइस। अब आप खुद सोचो कि भाई क्वेश्चन की हद क्या है, क्वेश्चन की मतलब लिमिट क्या है, क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है। आप ये सोचिए कि टीसीएस क्वेश्चन कहाँ से पूछ सकता है, कोई पता नहीं है। लेकिन गाइस मैं आपको बता दूं, हर शिफ्ट में आपको 20 जो क्वेश्चन है, 20-22 क्वेश्चन है वो आपके अच्छे मिलते हैं। कुछ जो क्वेश्चन होते हैं 4-5 वो लेवल के मिलते हैं। और देखिए ये जो प्रश्न है ये अच्छे नहीं कर पाएंगे आप, कोई लूशन की बुक रट लो, एनसीईआरटी पढ़ लोगे तब भी नहीं होगा। मैं खुद आपको एनसीईआरटी पढ़ने की सलाह देता हूं, लेकिन ये प्रश्न आपके 10th तक के एनसीईआरटी पढ़ोगे तो नहीं मिलेगा। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस 1 या 2 ही आते हैं, उनके लिए आपको 11th 12th की बुक पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। चलिए देखिए प्रश्न इतना सा है कि आपको ध्वनि की तीव्रता है ना, वो आपके 10 की पावर -11 W/m² में दे रखी है, और आपको किस में ज्ञात करनी है? आपको ज्ञात करनी है इसको डेसिबल में। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। देखिए तो यहाँ पर आपको बोला गया कि यदि पत्ती जो होती हैं, पत्तियों की सरसराहट का मतलब क्या होता है भाई? जो हवा जब चलती है तो मान लीजिए पत्तियां जो होती है हवा में उड़ जाती हैं, तो उनकी तीव्रता इंटेंसिटी आपको दे रखी है इस मात्रक में, तो आपको डेसिबल में आपको ज्ञात करना है। तो देखिए डेसिबल में और W/m² जो होता है, इनमें जो रिलेशन होता है ना, वो आपका ये होता है कि डेसिबल में अगर आप ज्ञात करना चाहते हो, डेसिबल में है ना, डेसिबल में, तो यहां पर क्या होता है फॉर्मूला 10 log 10 I/I0, ये आपका फॉर्मूला होता है गाइस। 10 log 10 I/I0। आई क्या होती है? आई होती है आपको दिया गया मान, है ना, आपका जो इंटेंसिटी है ना, आपको तीव्रता है उसका दिया गया मान जो है ये आपका 10 की पावर -11। और I0 क्या होती है? I0 होती है 10 की पावर -12 W/m², ये आपकी होती है मिनिमम तीव्रता, ठीक है, 10 की पावर -12। अब देखिए इसको इसमें रखते हैं। देखिए डेसिबल में जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? वो आएगी 10 और आपका log, और यहाँ पर आ जाएगी 10 की पावर -11 अपॉन 10 की पावर -12। तो देखिए यहाँ से अगर -11 से -11 उड़ाएंगे तो नीचे क्या बचेगा? ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा ना। देखिए मैं आपको यहाँ से बता दूं भैया 10 की पावर -11 है, और ऊपर जाने के बाद जो आपका -12 वो प्लस हो जाएगा, यानी 10 की पावर 12 बचेगा। तो 12 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा? अंदर बचेगा 10 और log 10। और ध्यान रखना log 10 का मान क्या होता है? 1, इसलिए डेसिबल में इसका जो मान आ जाएगा वो क्या जाएगा? 10 और log 10 आ जाएगा, तो log 10 का मान क्या होता है? 1। तो इसका आंसर आ जाएगा 10 डेसिबल, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 4th है इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन बहुत आपका अच्छे लेवल का था, 12th स्टैंडर्ड का, इसलिए आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर कैसे करें। अगला जो प्रश्न है वो है कि गति का पहला नियम किसके बीच संबंध को दर्शाता है? अब देखिए मैं आपको ऑलरेडी फिजिक्स करवा चुका हूँ। देखिए तो यहाँ पर देखिए मैं तीनों के बारे में आपको बता दूँ, भाई आपको कन्फ्यूजन होता है ना, आज के बाद आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा कि गति का कौन सा समीकरण किस किस के बीच संबंध को दर्शाता है। देखिए गति के 3 समीकरण है। पहला जो होता है आपका होता है v = u+at, ठीक है। दूसरा जो होता है आपका होता है s = ut + ½ at²। जो आपका तीसरा जो होता है आपका होता है v² - u² = 2as। अब मैं आपको तीनों के बारे में बताता हूं कि भाई तीनों में पहला किस किस के बीच संबंध होता है, दूसरा किस किस के बीच, तीसरा किस किस के बीच। तो देखिए आप इनको अच्छी तरह देखेंगे तो आप खुद ही बता देंगे। देखिए कैसे देखेंगे अच्छी तरह? देखिए भाई v और u क्या होते हैं? वेग। v और u क्या होते हैं? वेग। त्वरण को कभी भी कंसिडर नहीं करते हैं जब हम ज्ञात करते हैं उसके आधार पर। तो देखिए पहले समीकरण को अच्छे से देखोगे तो 2 जगह तो वेग आ रहा है, 1 जगह टाइम आ रहा है। तो पहला जो समीकरण है ना, पहला जो समीकरण वो ध्यान रखना है वेग और समय के बीच संबंध दर्शाता है। तो पूछा गया है किसके बीच? वेग और समय, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर आ जाएगा। बात करते हैं दूसरा समीकरण किस किस के बीच संबंध दर्शाता है। देखिए ऐसे होता है ना, ये आपकी दूरी होती है, और दूरी हमेशा प्रदर्शित करती है स्थिति। भाई कितनी दूर कोई वस्तु है तो वो किसको प्रदर्शित करती है? उसकी पोजीशन की
वस्तु की पोजीशन यानी कि वस्तु की स्थिति। और देखिए यहाँ भी आपके देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, बार बार आपको ध्यान रखना है ut प्लस 8, यहाँ पर देखिए ut और यहाँ पर देखिए टी बार बार आ रहा है, टी यहाँ पर 2 बार आ रहा है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे भाई, टी जो है वो प्रदर्शित करता है किसी को टाइम को, और यहाँ पर देखिए एस क्या है, पोजीशन। तो आप दूसरा जो आ जाएगा वो आ जाएगा स्थिति व समय को प्रदर्शित करता है दूसरा समीकरण। जबकि तीसरा क्या है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है वेग। तो तीसरा जो समीकरण है आपका वेग, और यहाँ देखिए यहाँ पर s यानी कि विस्थापन, वो आपका s का मतलब क्या है, आपका दूरी या विस्थापन, और ये आपके किसको प्रदर्शित करते हैं, पोजीशन को। तो तीसरा आपको जो संबंध होता है वेग और आपकी स्थिति को प्रदर्शित करता है। तो आपको नोट डाउन कर लीजिएगा, ये आपके बार बार पूछ जा सकते हैं कि भाई कौन सा जो आपका जो है, कौन सा आपका जो इक्वेशन है किस किस के बीच रिलेशन दर्शाता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि ओम का नियम के बारे में कौन सा कथन है वो आपका सत्य है। तो देखिए ओम का जो नियम है ना, आपको फिर से बता दूं, ओम ने आपके नियम दिए थे, वो ये कहलाता है कि अगर किसी आपका विद्युत चालक है, उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V है ना, तो सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है। इसको हम V बराबर IR से भी रिप्रेजेंट करते हैं, यह आपका ओम का नियम कहलाता है। तो देखिए आपको ध्यान रखना है कि जो उपकरण ओम के नियम का पालन करते हैं उन्हें ओमीय उपकरण कहलाते हैं। और यहाँ पर देखिए इसके कुछ अपवाद हैं, कौन कौन से। पहला तो ये कि आपके गैसीय चालक पर निर्भर नहीं करता, मतलब देखिए ये गैस जो होते हैं ना, गैस उन पर लागू नहीं होता, गैसीय चालक जो होते हैं उन पर लागू नहीं होता। और इसके अलावा आपके 2 अर्धचालक होते हैं जैसे जर्मेनियम और सिलिकॉन, इन पर भी क्या होता है गाइस, या आपका रूल जो होता है वो आपका लागू नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना है। तो दोनों स्टेटमेंट ही सही है। आगे बात करते हैं अगला जो प्रश्न, और गाइज ये जो प्रश्न है ना, ये भी कतई जहर है, मतलब हाईएस्ट टॉपेस्ट लेवल का है गाइज। अच्छे इस सवाल को नहीं कर सकते, ठीक है। आप खुद सोचेंगे ये सवाल हमने कभी पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे, मतलब क्वेश्चन की हद है गाइज, क्वेश्चन को पूछने का जो लेवल है ना वो देखिए। ये जो क्वेश्चन है बड़ा ही शानदार है। देखिए आपको बोला गया कि यदि ए और बी दो क्या है, 2 पदार्थ हैं जो आपके आदर्श स्थिति में है, मतलब आइडल स्थिति में है। आगे बोला गया इनके जो आणविक भार जो है 1:4 में है। आगे बोला गया है यदि समान भार वाले ए और बी का जो मिश्रण है उसका जो दाब है वो आपका PATM है, यानी कि आपका प्रेशर जो है वो आपका PATM है। अगर आपसे पूछा गया है कि इनका जो भार का रेशियो 1/4 है, तो इस मिश्रण में जो B का जो आंशिक दाब है वो क्या होगा। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, यहाँ पर एक आंशिक दाब का नियम जो कि आपका डाल्टन ने दिया था उसके बारे में मैं आपको बता दूं। देखिए डाल्टन ने एक आंशिक दाब का नियम दिया, और आंशिक दाब का नियम ये कहलाता है अगर आपने किसी भी मिश्रण में एक से ज़्यादा गैस मिला रखी हैं, और गैस कैसी हैं जो आपस में एक दूसरे से अभिक्रिया नहीं करें, तो उस मिश्रण का जो कुल आपका जो दाब होगा है ना, वो क्या होगा, उन गैसों के अलग अलग दाब के योग के बराबर होगा। इस प्रकार से मान लीजिए एक गैस है उसका दाब P1 है, दूसरे का P2 है, तीसरे का P3 है, और उनको अगर आप ऐड कर देते हो तो ध्यान ये रखना है कि जो कुल दाब होगा है ना उस विलयन का, उस मिश्रण का, तो इनके क्या होगा, अलग अलग दाब के योग की क्या होगा, बराबर होगा। यह आपका कहलाता है आंशिक दाब का नियम। अब देखिए यहां पर इसको हम लगाएंगे, आपको आणविक भार का रेशियो दे रखा है। तो देखिए यहां पर अगर बात करें पहले तो मिश्रण का जो कुल आपका दाब हो गया कितना हो गया, 1 + 4 कितना हो गया भाई, 5 हो गया। टोटल कितना हो गया, 5। अब पूछा गया है कि B का कितना होगा, ध्यान रखना है कि B का कितना होगा, तो टोटल कितना हो गया 5, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए B का कितना होगा उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो आपका एक आपका नियम है जिसको हम बोलते हैं आदर्श गैस समीकरण, PV बराबर NRT। क्या होता है, PV बराबर NRT। यहाँ पर जो N जो होता है ना वो होता है मोल की संख्या। मोल क्या होते हैं भाई, ग्राम में भार बटे अणुभार, ये आपका होता है ग्राम में भार बटे अणुभार, ये आपका इस प्रकार से होता है। तो देखिए PV बराबर आपका M/W और RT इस प्रकार से होगा। अब आपको ना इसका मान दिया गया है तो सिर्फ W को लेंगे, W होता है ना आणविक भार कहलाता है। आपको इसका मान दिया गया है और P यानी कि दाब के बारे में बोला गया, तो इनको हमको सबको छोड़ देंगे। तो P और W के बीच का रिलेशन होगा भाई, P समानुपाती क्या हो जाएगा, W। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जो दाब जो है, दाब है ना, और आपका जो आणविक भार है एक दूसरे क्या है, उल्टे हैं। क्या ध्यान रखना है कि एक दूसरे के
उल्टे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है, यहाँ से पूछा गया है कि इस मिश्रण में B का जो आंशिक दाब है वो कितना हो जाएगा। तो B का आंशिक दाब क्या हो जाएगा भाई, टोटल कितना है, टोटल अगर P है ना, टोटल अगर P है तो यहाँ पर B का जो आंशिक दाब होगा ना, अभी आपको बताया था भाई आंशिक दाब जो होता है ना, आंशिक दाब निकालते हैं वो टोटल के बराबर होता है। टोटल कितना है, 1 + 4 = 5 है ना। तो यहाँ पर 5P नहीं होगा, P/5 होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको आणविक भार दिए गए थे और वो क्या होते हैं, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो यहाँ पर P/5 है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला जो प्रश्न है, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है, आपको याद होना चाहिए 6 × 10⁻24 किलोग्राम पृथ्वी का द्रव्यमान होता है। बड़ा सिंपल सा है, आपके फिजिक्स का क्वेश्चन है, 6 × 10⁻24 पृथ्वी का द्रव्यमान होता है। अगला जो प्रश्न है वो ये है, देखिए ये भी एक बहुत ही बेहतरीन सवाल मैं बोलूंगा, अच्छे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते, बहुत ही शानदार प्रश्न है गाइस। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा पेंटेन का समावेवी नहीं है। पहले बात करते हैं कि समावेवी होते क्या है। तो देखिए समावेवी क्या होते हैं, जब आपके कोई भी आपका क्या होता है, कार्बनिक आपका कोई भी आपका कार्बनिक कंपाउंड है, कार्बनिक यौगिक है, तो उसको क्या कर सकते हैं, उसको हम समावेवी के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, है ना। तो उसके बहुत सारे समावेवी होते हैं। अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए उनका समावेवी क्या होते हैं, जिनके रासायनिक सूत्र तो समान है, मतलब उनमें जैसे कार्बन संख्या, हाइड्रोजन संख्या वो तो समान रहेगी, लेकिन उनके जो गुण हैं, केमिकल प्रॉपर्टी हैं, वो आपके अलग अलग होते हैं, उन्हें बोलते हैं समावेवी। आइसोमर इनको बोलते हैं अंग्रेजी में, आइसोमर, ठीक है, आइसोमर यानी कि समावेवी इनको बोलते हैं। अब देखिए तो यहाँ पर पहला आपको दिया गया है 1,3 डाइमेथिल ब्यूटेन। अब ये क्वेश्चन आप तभी कर सकते हो जब गाइज आपको इनके IUPAC नाम याद हो। अभी देखिए हमने IUPAC नहीं पढ़े हैं, फिर भी इस क्वेश्चन को बता देता हूँ, बाद में IUPAC पढ़ेंगे तब आप इसको बहुत और बेहतरीन तरीके से जान पाओगे। देखिए तो देखिए 1,3 डाइमेथिल ब्यूटेन का सूत्र लिखते हैं तो आपके इस प्रकार लिखा जाएगा, ब्यूटेन लिखेंगे 1 2 3 और आपका 4, 1 और 3 पे क्या है, मैथिल समूह, ये 1 नंबर है तो इस पे क्या है, मैथिल समूह है, ये 3 नंबर इसमें मैथिल समूह है, और बाकी इस प्रकार से हो जाएगा CH3 और ये CH, CH2 और आपका CH, ये आपका हो जाएगा ब्यूटेन का फॉर्मूला, ठीक है, आपको पहले वाले का, है ना। इसमें देखिए इसमें कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5 6, इसमें कितने कार्बन हो गए गाइस, 6 कार्बन। आगे बात करते हैं, देखिए कार्बन ही 6 हो गए और पेंटेन में कितने होते हैं, 5 कार्बन, तो यही इसका समावेश नहीं होगा। आंसर तो यही आ गया, लेकिन आपके लिए मैं और जो ऑप्शन है इनके बारे में बताता हूँ। देखिए आपका दूसरा जो ऑप्शन है वो है 2 मेथिल ब्यूटेन। तो देखिए ब्यूटेन क्या होता है, ब्यूटेन आपका होता है, ये ब्यूटेन होता है 1 2 3 4 कार्बन, और 2 नंबर पे मैथिल जुड़ रहा है, इस पे क्या जुड़ रहा है, मैथिल इस प्रकार से जुड़ रहा है। तो ये देखिए ये आपका CH3, ये आपका CH2। देखिए मैं आपको जब IUPAC नाम लिखना सिखाऊंगा ना तब आपको ये चीज़ समझ आएंगी। ये आपका होता है 2 मेथिल ब्यूटेन, ठीक है। तो इसमें देखिए कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, तो ये देखिए 5 और पेंटेन में 5 होते हैं, इसलिए ये तो समावेवी है। एन पेंटेन तो इसी का ही दूसरा नाम होता है। और देखिए 2 डाइमेथिल प्रोपेन, प्रोपेन क्या होता है, 1 2 3 कार्बन वाला प्रोपेन, और 2 नंबर पे मैथिल है, यानी कि यहाँ पे मैथिल है, यहाँ पे मैथिल है, और इनको कार्बन की पूर्ति करते हैं इस प्रकार से। तो ये आपका होता है 2 डाइमेथिल प्रोपेन। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो और 5 कार्बन वाले का पेंटेन होता है, तो ये वाला आपका आंसर आ जाएगा। तो ध्यान रखना है कि इस वाले को छोड़कर सारे के सारे क्या है, आपके क्या है, पेंटेन के समावेवी हैं। मैं आपको IUPAC पढ़ाऊंगा तब आपको एक क्वेश्चन क्लियर होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वो ये कि एक तत्व की परमाणु संख्या, कल ही ये क्वेश्चन करवाया है, ठीक है, कल ही ये क्वेश्चन कराया, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि कल ये क्वेश्चन आपको सारे इलेक्ट्रॉन यूनिट्स वाले सारे क्वेश्चन करा दिए, इसका आंसर मैं नहीं कराऊंगा। अगला जो प्रश्न देखिए, अगला जो प्रश्न है वो आपका देखिए, अभी जो तरंगे वाला चैप्टर था ना वो आपको करा दिया मैंने, और ऐसा कैसा प्रश्न अभी पूछा गया था जब मैं आपको एक्सप्लेन भी किया था। आपको बोल रहा है कि एक तरंग ऐसी है जिसके कण जो हैं वो आपके तरंग संचरण की दिशा के ऊपर और नीचे दोलन करते हैं, मतलब कैसे, लंबवत। और अब बताया था भाई लंबवत जो आपके क्या करते हैं, लंबवत आपके जो संचरण करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, अनुदैर्ध्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको, अनुदैर्ध्य, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल। और जो आपके अनुप्रस्थ जो होते हैं वो ऐसे करते हैं, ध्यान रखना, ऐसे, ये आपको ध्यान रखना है। तो आएगा जिसका आंसर आ जाएगा वो आपका आ जाएगा कि जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इसका राइट आंसर आ जाएगा, कि जिसमें जो आपके कण हैं वो माध्यम की वो आपके तरंग की दिशा के ऊपर और नीचे दोलन करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, अनुदैर्ध्य बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर आपके ऐसे समांतर करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो ये है कि निम्नलिखित में से अधातु की पहचान कीजिए। तो बताया था आपके जो लेफ्ट साइड आपके धातु स्थित होती हैं
और राइट साइड अधातु स्थित होती हैं। तो यहाँ पर मैग्नीशियम है, सोडियम है, एल्युमिनियम है आपके बाईं ओर होते हैं, जबकि क्लोरीन वर्ग 17 का एलिमेंट होता है और वर्ग 17 और 18 इनमें क्या होती है आपकी अधातुएं होती हैं। 16, 17, 15, 16, 17 इनमें ज़्यादातर क्या होती है धातु। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला जो प्रश्न है वापिस से आपका देखिए रिपीट हो गया भाई, लिटमस का विलयन किसका बना होता है, लाइकेन का। आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, ज़्यादा एक्सपीरियंस का नहीं करेंगे। अगला जो प्रश्न है वो है कि वेल्डिंग करने के लिए एथेन जो होता है, एथेन के साथ कौन मिलाएंगे। तो ध्यान रखना है कि एथेन के साथ हवा होना जरूरी है, यानी कि ऑक्सीजन। आपको पता होगा ऑक्सीजन जो होती है वस्तुओं को जलाने में सहायक है, और आग होगी तभी तो वहाँ पर वेल्डिंग होगी। तो ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन है, इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वो है कि निम्न में कौन सा मोनेरा का ग्रुप का नहीं है। तो देखिए अभी मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, ये सारे जो इनके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो देखिए ये आपका जो मोनेरा ग्रुप से नहीं है वो आपका है डाइटम। डाइटम आपका मोनेरा ग्रुप से नहीं है, जबकि आपका साइनोबैक्टीरिया, जर्म और बैक्टीरिया होते हैं वो आपके मोनेरा ग्रुप से आते हैं। चलिए अगला जो प्रश्न है वो ये कि यदि एक वस्तु है उसका वेग समान है तो बताइए उसका त्वरण क्या होगा। देखिए बताते हैं त्वरण होता क्या है। त्वरण होता है a बराबर v माइनस यू अपॉन टी, यानी कि वेग में परिवर्तन की दर। तो देखिए मान लीजिए उसका वेग है पहले 50 था, अब भी 50 है, तो त्वरण कितना होगा 50 माइनस 50, और जितना भी आप टाइम लगा लो अगर ये 0 हो गया तो 0 हो जाएगा। तो ध्यान रखना है कि वेग में परिवर्तन दर होती है वो आपके त्वरण होता है, और अगर वेग बदल ही नहीं रहा तो ध्यान रखना है त्वरण क्या होता है 0 होता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला जो प्रश्न है वो है कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 4 है। कल मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले सारे प्रश्न करवा चुका हूं। देखिए क्या आंसर आएगा 2 + 8 + 4 कितना 14, और 14 नंबर पे क्या आता है सिलिकॉन। यही पूछा गया है भाई, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 4 उस तत्व का नाम बताइए, उसका नाम हो जाएगा सिलिकॉन। चलिए ये है आपका मोल कॉन्सेप्ट से। मोल कॉन्सेप्ट में आपको जल्दी पढ़ाऊंगा, आपकी क्लास नंबर 5 या 6 में आपको जो मोल अवधारणा है उसके बारे में पढ़ाऊंगा। देखिए आपको बोला कि नाइट्रिक अम्ल का 63 ग्राम मात्रा में कितने अणु मौजूद हैं। देखिए आपका जो मोल कॉन्सेप्ट है ना वो ये कहता है कि जितने मोल होते हैं ना, एक मोल किसके बराबर होता है, एक जो मोल होता है आपके 6.022 × 10⁻23 के बराबर होता है। तो पहले आप मोल निकालिए और उसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मोल निकालते हैं पहले, तो मोल को प्रदर्शित करते हैं n से, और ये आपका होता है ग्राम में भार बटे अणुभार। ग्राम में भार कितना है 63, और अणुभार नाइट्रिक अम्ल का निकालेंगे। नाइट्रिक अम्ल क्या होता है HNO3, इसका देखिए निकालिए। हाइड्रोजन का 1 प्लस नाइट्रोजन कितने नंबर पे आता है 14 प्लस 3 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन कितना होता है 16, तो 16 दूना 32, 16 × 48, तो 48 + 14 + 1 कितना हो गया 63। तो W बराबर कितना हो गया 63, तो 63 बटे 63 यानी कि 1 मोल आ गया। और 1 मोल में कितने क्या होते हैं अणु 6.022 × 10⁻23, ये आपके एवोगाड्रो ने दिए थे। तो ऑप्शन नंबर आपका जो आंसर आ जाएगा वो आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बड़ा सिंपल सा प्रश्न है कि जैसे जैसे एक द्रव में हम पदार्थ की मुक्त सतह से गहराई की ओर बढ़ते हैं तो डाले गए दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन मैं आपको बड़ी सिंपल भाषा में बता दूं। मान लीजिए ये आपका कोई टैंक है, ठीक है, इसमें एक नल हमने नीचे लगा रखा है ना, एक नल हमने यहाँ पर लगा रखा है, एक नल हमने यहाँ लगाया, और टंक को फुल भर दिया। तो जैसे इसका जो यहाँ से अगर गहराई बढ़ती जाएगी तो बताइए जो नल के द्वारा जो यहाँ पर इस वाला जो इस नल में जो पानी आएगा, इस नल में जो पाइप आएगा, इस नल में जो पाइप आएगा, बताइए किस में ज़्यादा प्रेशर होगा। सीधी सी बात है, जैसे जैसे गहराई बढ़ेगी वैसे वैसे प्रेशर बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। मतलब जो नीचे वाला जो पाइप है इसमें वाटर क्या आएगा सबसे तेज आएगा। तो ध्यान रखना है कि जैसे जैसे हम किसी भी लिक्विड के अंदर गहराई में बढ़ते हैं उसके द्वारा डाला गया जो प्रेशर है वो क्या होता है बढ़ता रहता है। ऑप्शन नंबर जो आपका सेकंड है इसका राइट आंसर आ जाएगा, इनकी इंक्रीज होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वो एक निम्नलिखित में से कौन सी धातु विद्युत की सबसे अच्छी चालक है। तो देखिए सबसे अच्छी चालक की बात करें तो आपकी होती है चांदी, ये आपको ध्यान रखना है। चांदी जो होती है सबसे अच्छी चालक होती है, उसके बाद में आपका होता है कॉपर, उसके बाद में होता है एल्युमिनियम, उसके बाद में लोहा, ये आपको ध्यान रखना है। तो एल्युमिनियम है वो आपका Ag यानी कि चांदी है वो आपका सबसे अच्छा क्या होता है चालक होता है, बेस्ट कंडक्टर होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है कि पदार्थ का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है। तो देखिए जो पदार्थ का प्रतिरोध होता है ना, रेजिस्टेंस, आपको बताया था भाई लंबाई के समानुपाती होता है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। लेकिन ध्यान ये भी रखना है कि यह आपके पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है और टेम्परेचर पर भी निर्भर करता है। यानी जो आपके रेजिस्टेंस होता है ना, किसी भी आपका पदार्थ होता है वो इन चारों के ऊपर डिपेंड करता है। तापमान पर भी निर्भर करता है,
पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, लंबाई पर भी निर्भर करता है और क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। यानी कि चारों पर ही आपका जो पदार्थ है उसका रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, आपका निर्भर करता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह आपका देखिए साबुनीकरण विधि। यह आपके जो अब जब आपको अम्ल, क्षार और लवण वाला चैप्टर पढ़ाएंगे ना, एसिड बेस एंड साल्ट वाला, तब आपको बताएंगे भाई साबुन जो होता है कैसे बनाए जाते हैं। तो ध्यान रखना कि साबुन जो होते हैं ना, इनका जो सूत्र होता है वो आपको होता है C17H35 COONA। इस प्रकार से साबुन का सूत्र होता है। ये जो होता है ना C17H35, इसको हम एल्किल समूह बोलते हैं, इसलिए इसको R से प्रदर्शित करते हैं। तो साबुन का सूत्र हो जाता है RCOONA। तो ध्यान रखना ये साबुन का सूत्र होता है। यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर सेकंड है इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपको बोला गया है कौन सा अम्लीय वर्षा के बारे में सत्य है। देखिए अम्लीय वर्षा होती क्या है, एसिड रेन होती क्या है। देखिए जब आपके वातावरण में क्या होता है कि आपको पता है वातावरण के अंदर कार्बन होता है, कार्बन कण होते हैं, सल्फर के कण होते हैं, है ना। तो होता है कि जब बारिश होती है ना, पहली बारिश, तो पहली बारिश जो होती है तो वहाँ पर क्या होता है कि जो आपके ये कण जो होते हैं और आपके जो सल्फर के हैं, कार्बन के हैं, नाइट्रोजन के हैं, ये पानी के साथ बहकर नीचे जाते हैं। तो इनसे क्या हो जाता है, जो पानी जो होता है उसका पीएच मान बहुत ही डाउन हो जाता है। मतलब वो पानी कैसा हो जाता है, अम्लीय पानी हो जाता है। और वो जो अम्लीय पानी होता है गाइज, वो आपके मान लीजिए किसी पेड़ पौधे के ऊपर गिर गया उसके लिए हानिकारक है, किसी नदी में गिर गया, किसी रिवर में, तो उसमें रहने वाले जीवों के लिए हानिकारक है, किसी भवन बिल्डिंग पर गिर गया उसके लिए हानिकारक है। तो ये आपका अम्लीय वर्षा कहलाती है। तो अम्लीय वर्षा में जो पीएच वैल्यू होती है, अगर पीएच वैल्यू 5.6 से कम हो गई तो ध्यान रखना है वो आपकी अम्ल वर्षा होती है। तो सारे स्टेटमेंट उनको पढ़ते हैं। तो पहला, अम्ल वर्षा के कारण पीएच मान बढ़ जाता है, गलत है, पीएच मान तो घटता है। दूसरा, इसका पीएच मान 6.5 होता है, गलत है, 5.6 से कम होता है। अगला कि अम्ल वर्षा पानी का पीएच मान कम कर देती है, बिल्कुल सही है, क्योंकि अम्ल जो होता है उनके पीएच मान कम होते हैं जबकि क्षार होते हैं उनके ज़्यादा होते हैं। अम्ल वर्षा का पीएच मान 5 से अधिक होता है, गलत है, 5.6 से कम होता है, ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर थर्ड है इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो ये कि किसकी भौतिक राशि समान है, मतलब ऐसा यूनिट किस किस की समान है। तो देखिए ऑप्शन देखते हैं। आपकी जो वर्क है कार्य उसकी जूल होती है, एनर्जी इसकी भी जूल होती है। तो आपका पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा, बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि सबकी क्या होती है, अलग अलग होती है। देखिए बल की न्यूटन होती है, दाब की आपके पास्कल होती है, संवेग की किलोग्राम मीटर पर सेकंड होती है ना, और आपका कार्य की जूल होती है, बल की न्यूटन होती है। तो सबकी क्या हो जाएगी, अलग अलग। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो बड़ा सिंपल सा प्रश्न। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी यौन संपर्क से फैलती है। ठीक है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से आपकी बीमारी फैलती है, ध्यान रखना। आपको पता होगा एड्स, ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है। और एचआईवी होता है, इसका क्या होता है, वाहक होता है। एचआईवी जो होता है इसका वाहक होता है, एड्स बीमारी होती है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड है इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर देखिए, इसकी लैंग्वेज है ना थोड़ी सी अलग है और क्वेश्चन ऐसे ही आया था और मैंने इसको ऐसे ही टाइपिंग कर दिया। देखिए प्रश्न पूछा गया कौन सा हिस्सा पादप का वर्धी भाग नहीं है। वर्धी का मतलब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कौन सा डेवलप होता रहता है। देखिए तो आपको पता होना चाहिए कि आपका जो फल वाला जो भाग होता है वो तो टाइम पे लगते हैं, लेकिन पत्ती, जड़, तना ये तो हमेशा क्या होते हैं, वृद्धि करते रहते हैं। इसलिए ध्यान रखना है कि इसका आंसर आ जाएगा भाई जो फ्रूट होते हैं वो आपके वृद्धि भाग में नहीं आते हैं, है ना। तो ये किसके अंदर आते हैं, जो वृद्धि भाग होते हैं आपके जड़, तना और पत्ती होते हैं, लीफ, स्टीम एंड रूट होते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर आ जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, एक लड़के को चढ़ाते हैं पेड़ के ऊपर। देखिए एक लड़की जिसका वजन 200 न्यूटन है, ध्यान रखना ये वजन दे रखा है, द्रव्यमान नहीं दे रखा, 2 मीटर ऊंचे एक पेड़ पर चढ़ती है तो वृक्ष पर चढ़ने में लड़की द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। मैंने आपको बताया था कार्य जो होता है उसको हम गतिज ऊर्जा या स्थित ऊर्जा से ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ऊंचाई दी गई है तो ध्यान रखना है, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर गाइस हम करेंगे इसकी स्थित ऊर्जा निकालेंगे। स्थित ऊर्जा क्या होती है, mgh, ठीक है, mgh। तो देखिए W बराबर mg होता है, इसका मान 200 दिया गया है, 200 इंटू यहाँ पर देखिए हाइट ये रही 4, तो आंसर क्या आ जाएगा वो आपकी 2, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 400 जूल। 400 जूल है, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड है इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए
अगला जो प्रश्न है वो ये कि बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार जब एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के फोटोन को अवशोषित करता है तो क्या होता है। देखिए मैं आपको बोर का परमाणु मॉडल यहाँ पर समझ देता हूँ। देखिए बोर ने ये कहा था कि जो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, और ये जो कक्षाएं होती हैं इनकी जो एनर्जी होती है वो आपकी निश्चित होती है, इनकी ऊर्जा क्या होती है निश्चित होता है। मान लीजिए यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है उच्च कक्षा में और ये आपकी निम्न कक्षा है। अगर यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आना चाहता है ना उच्च कक्षा निम्न कक्षा में, तो उसे ऊर्जा त्यागनी पड़ेगी। और मान लीजिए यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन है वो उच्च कक्षा में जाना चाहता है तो उसे ऊर्जा क्या करनी पड़ेगी, अवशोषित करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन फोटोन को अवशोषित करता है मतलब ऊर्जा को अवशोषित करेगा, तो ध्यान रखना है क्या करेगा, वो उच्च कक्षा में जाएगा। तो ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि वह अगली कक्षा में चला जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न देखिए बड़ा शानदार प्रश्न है कि एक आदर्श गैस है वो 4 ग्राम की है और 546 केल्विन ताप पर और 2 atm दाब पर इसका जो आयतन है वो आपका 5.60351 है। तो इसका आणविक भार ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को गाइस हम करेंगे आदर्श गैस समीकरण से। अभी देखिए हमने गैस के नियम नहीं पढ़े हैं, जल्दी अगली जो क्लासेज होंगी उसमें हम आदर्श गैस समीकरण ही पढ़ेंगे। तो देखिए इस आदर्श गैस समीकरण होता है PV बराबर nRT, है ना। और n क्या होता है, n मोलों की संख्या, P प्रेशर, V वॉल्यूम यानी कि आपका आयतन, R होता है गैस स्थिरांक और T होता है तापमान। तो देखिए PV बराबर n को मैं लिख दूँ m/W यानी कि ग्राम में भार बटे अणुभार इंटू R इंटू T। तो आप वैल्यू रख लीजिएगा। P का मान आपको दिया गया है 2 atm, ठीक है, और V का मान आपको दिया गया है वॉल्यूम ये रहा। R का मान होता है 8.314। टी आपको दिया गया टेम्परेचर, ध्यान रखना है टेम्परेचर आपको 546 केल्विन लेना है, कैलकुलेट कर लीजिएगा। और देखिए आणविक भार डब्ल्यू का मान निकालना है, एम का मान ये रहा 4 ग्राम, 4 ग्राम को किलोग्राम में बदल लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सेकंड है 16 आंसर आ जाएगा, आप कैलकुलेशन कर लेना। चलिए अगला जो प्रश्न है देखिए मैंने आपको अभी बताया था भाई, देखिए ये क्वेश्चन है बार बार पूछे जाते हैं। गति का तीसरा नियम किस किस के बीच संबंध दर्शाता है। आपको दे रखा है वेग और किसके बीच में। तो देखिए गति का तीसरा समीकरण होता है v² - u² बराबर 2as। तो देखिए ये है स्थिति, है ना, और ये आपके वेग, तो किसके बीच दर्शाता है, वेग और स्थिति, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो ये है कि चांदी का घनत्व 10 × 10³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब है तथा पानी का घनत्व 10³ किलोग्राम मीटर क्यूब है। तो चांदी का आपेक्षिक घनत्व क्या होगा। देखिए आप अभी हम आपेक्षिक घनत्व के बारे में एक छोटी सी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। किसी भी तत्व का आपेक्षिक घनत्व जो निकाला जाता है ना, वो कैसे निकालते, देखिए जैसे आपके चांदी का आपेक्षिक घनत्व निकालते हैं, तो चांदी का जो होगा आपेक्षिक घनत्व Ag का आपेक्षिक घनत्व जो निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे भाई, नीचे ले लेना है पानी का, नीचे किसका लेना है, वाटर का। हमेशा ध्यान रखना किसी का भी तत्व का निकालें तो नीचे लेना है वाटर का, और ऊपर आपको क्या जो दिया गया है वो। तो यहाँ पर देखिए अगर हमको चांदी का निकालना है, केवल चांदी का, तो ऊपर क्या दिया गया है, चांदी का घनत्व दिया गया कितना दिया है 10 × 10³ और वाटर का कितना दिया है 10³ तो 10³ से 10³ कट गया। तो यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 10.8 था गाइस, है ना, 10.8 था, यहाँ पर पॉइंट है वहाँ पर मिस हो गया, 10.8 है, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है चलिए अगला जो प्रश्न है वो ये कि एक हल्का और एक भारी पिंड, दो पिंड है, एक हल्का पिंड है एक आपका भारी पिंड है, इनकी जो गतिज ऊर्जाएं है ना वो क्या है, समान है, मतलब काइनेटिक एनर्जी समान है। तो आपसे पूछा गया है किसका संवेग ज़्यादा होगा। देखिए गतिज ऊर्जा क्या होती है, गतिज ऊर्जा मतलब आपका जो 1/2 mv² है वो आपकी समान है। इसका मतलब v1 और v2 अगर मैं बराबर कर दूं, v1 और v2, तो देखिए इससे संवेग किसका अधिक होगा। सीधी सी बात है, संवेग क्या होता है, संवेग भाई क्या होता है, p बराबर mv, क्या होता है P बराबर mv। तो अगर v1 और v2 बराबर है तो फिर किससे पता लगेगा, संवेग का m से, यानी कि जिसका जो आपका मास ज़्यादा है, जिसका द्रव्यमान ज़्यादा है उसका संवेग क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसका मतलब क्या है भाई, जो भारी वाला जो है आपका जो भारी वाला जो पिंड है उसका संवेग अधिक होगा, और जो आपका हल्के वाला पिंड होगा उसका क्या होगा, तो संवेग आपका कम होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है कि नग्न बीज किस में बनते हैं। नग्न बीज का मतलब क्या है, उसके जो बीज आते हैं उसके चारों ओर कोई आवरण नहीं आता है, उन्हें बोलते हैं नग्न बीज। आपने देखे होंगे, मान लीजिए कोई भी फल खाते हैं, जैसे केला आम खाएंगे तो केले के ऊपर एक आवरण आता है, आम खाते हैं हमने बहुत, मान लीजिए कुछ भी आप खा लीजिए, कोई भी फल खा लीजिए, तो जो बीज जो आते हैं ना उनके बीच आवरण निकलता है ना। कोई भी आप किसी भी आप पेड़ में आप देखेंगे तो जो बीज बनते हैं उनके ऊपर आवरण पाए जाते हैं, तो जिनके ऊपर आवरण
आवरण पाए जाते हैं उन्हें बोलते हैं आवृत बीजी, और जिनके ऊपर आवरण नहीं पाए जाते हैं उन्हें बोलते हैं नग्न बीजी या अनावृत बीजी। तो यहाँ पर पूछा गया नग्न बीज जो होते हैं मतलब उनके बीच कोई आवरण नहीं पाया जाता, उन्हें बोलते हैं अनावृत बीजी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि जिम्नोस्पर्म इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला जो प्रश्न है वो ये कि किस उत्तक की जो कोशिकाएं होती हैं आपकी डेड होती हैं। तो गाइस ये होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। आपका जो स्क्लेरन काइमा आपका टिश्यू होता है उसकी जो कोशिकाएं होती हैं वो आपकी गाइस क्या होती हैं, डेड कोशिकाएं होती है, यानी कि आपकी मृत कोशिका होती है आपके स्क्लेरन काइमा की। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इसका राइट आंसर आ जाएगा। सो गाइज ये था आज का हमारा वीडियो। आशा करते हैं गाइज जो मेहनत हमने की है वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगी। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पीडीएफ आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन डाउनलोड कर सकते हैं। और गाइज इसको आप अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को आप सब्सक्राइब करें। मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।